सो ये बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 11.2 है। 11.2 एग्जाम्पल में क्या पूछा गया है, इसमें हमारे पास दो चार्जेस हैं जो कि सिमिलर वैल्यू और सिमिलर मास के हैं। हमें मास दिया गया है 0.1 ग्राम्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻⁴ किलोग्राम्स। ठीक है, दोनों जो आपको चार्जेस दिए गए हैं दोनों का मास बराबर है। ठीक है, इन दोनों चार्जेस को थ्रेड्स के साथ बांध के एक पॉइंट के साथ फिक्स कर दिया गया है। जैसे कि फिगर में आपको सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि एक चार्ज ये मौजूद है यहाँ पर और एक चार्ज ये मौजूद है। इन दोनों चार्जेस को थ्रेड्स के साथ बांध के एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया गया है। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। दोनों जो कि सिमिलर चार्जेस हैं तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह ये वाला चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जैसे कि आपको ये फोर्स नज़र आ रही है। फोर्स चूँकि कूलम फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है, इसलिए दोनों तरफ लगने वाली फ़ोर्स बराबर होगी लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये थ्रेड जो इधर इस्तेमाल की गई ये थ्रेड 20 सेंटीमीटर की है या फिर 0.2 मीटर्स की है, जिस थ्रेड के साथ इस चार्ज को बांधा गया है। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को कितना रिपेल किया, इन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को 24 सेंटीमीटर एक दूसरे को रिपेल कर दिया है। ठीक है, या फिर 0.24 मीटर के फासले पर ये दोनों चले गए हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो दिया गया है। तो हमने करना क्या है, हमने इन चार्जेस की वैल्यूज़ मालूम करनी है कि इन चार्जेस की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस फिगर को अच्छी तरीके से समझ लें कि ये थ्रेड्स हैं, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ भी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर टेंशन क्रिएट हुई हुई है और टेंशन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आपको जिस तरह के फिगर में दिखाई दे रही है इस तरह से होगी टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई, ये इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, उसके बाद इस चार्ज का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सिमिलरली इस चार्ज का वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं थीटा। जितना एंगल यहाँ पे बन रहा होगा उतना ही एंगल थीटा आपको यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, इस सारे सिनेरियो को इस्तेमाल करते हैं आप अपनी कैलकुलेशंस के लिए। हमें पता है कूलम फोर्स का फार्मूला होता है F = K Q1 Q2 / R का स्क्वायर। Q1 Q2 जो कि दोनों सेम हैं तो इनकी जगह हम Q लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा K Q का स्क्वायर / R का स्क्वायर। ये चीज़ बन गई। K की वैल्यू हमें मालूम है, हमने पुट कर दी। R की वैल्यू हमें मालूम है 0.24, ये हमने पुट कर दी। ये वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया 156.25 10⁹ विथ Q स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने Q की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन उसके लिए हमें ये फोर्स रिक्वायर्ड है। ये फोर्स हमें मालूम नहीं है, ये हमें पहले मालूम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मालूम करने के लिए या फाइंड करने के लिए व्हाट वी विल डू, हम लोग इस टेंशन को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, और वहाँ से कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, फिर उन इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके उन इक्वेशंस का सहारा लेते हुए हम फोर्स की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिजॉल्व करते हैं। टेंशन के यहाँ पर आपके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक इसका वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट को हम t cos ऑफ थीटा कहते हैं और वाई कंपोनेंट को t sin ऑफ थीटा कहते हैं। हमने वेक्टर कैलकुलस के अंदर डायरेक्शंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर। तो टेंशन की डायरेक्शन क्योंकि ये है तो t cos ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में आएगा और t sin ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ पर t sin ऑफ थीटा अपवर्ड आएगा और t cos ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मुझे पता लग रहा है कि ये फोर्स जो सी है ये फोर्स किस कंपोनेंट से बैलेंस हो रही है, ये फोर्स आपकी t cos ऑफ थीटा से बैलेंस हो रही है। फोर्स की डायरेक्शन ये है, t cos ऑफ थीटा की डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो हमारे पास पहली इक्वेशन यहाँ पर जो लिखी हुई आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ t cos ऑफ थीटा = F आ गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बन सकती है वो उसके वेट के मुताबिक है कि चार्ज का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, दैट विल बी mg, और
उसके अगेंस्ट टेंशन का y कंपोनेंट मौजूद है, दैट इज t साइन ऑफ थीटा। सो t साइन ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू mg। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई कि t साइन ऑफ थीटा और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आती है। तो उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो t से t कट जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आपको दे देगा tan थीटा। दूसरी साइड पे mg ओवर f एज इट इज़ आ जाएगा। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg ओवर f आ गया। अब देखते हैं क्या यहाँ से हम f मालूम कर सकते हैं। हमें m की वैल्यू मालूम है, g की वैल्यू मालूम है, लेकिन tan ऑफ थीटा की वैल्यू मालूम नहीं है। अगेन द प्रॉब्लम लाइज ओवर हेयर। हमने क्या करना है, अब इस tan ऑफ थीटा की वैल्यू किसी तरीके से मालूम करनी है ताकि यहाँ से मैं फ़ोर्स मालूम कर सकूँ और वो फ़ोर्स यहाँ पुट करके q की वैल्यू निकाल सकूँ। अब tan ऑफ थीटा निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसके लिए इसका हम प्रोपोर्शन या इसका हम रेशो लिख देते हैं। tan ऑफ थीटा बाय डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर देखें इस फिगर के अंदर परपेंडिकुलर और बेस, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, ये एंगल थीटा बना हुआ है, तो हमारा ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। सो परपेंडिकुलर ओवर बेस AD ओवर BD। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई दिखाई दे रही है। अब अगेन द प्रॉब्लम लाइज ओवर हेयर, दैट इज़ BD की वैल्यू तो हमें मालूम है लेकिन AD की वैल्यू हमें अगेन नहीं मालूम। AD की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। AD कहाँ से आएगा? AD के लिए चूँकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसकी लेंथ मालूम थी, दैट वाज 20 सेंटीमीटर। हमें यहाँ से यहाँ तक फासला मालूम है जो कि 12 सेंटीमीटर है। ओवरऑल लेंथ 24 सेंटीमीटर की थी और जब हमने दरमियान में ये लाइन ड्रॉप डाउन की या परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर ड्रॉ किया तो ये 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो BD वाला कंपोनेंट है ये 12 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से हमने AD मालूम करना है, परपेंडिकुलर मालूम करना है, तो क्या करेंगे, इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे और इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। सो व्हाट वी हैव गॉट ओवर हियर, एक एक्सप्रेशन बन गया कि AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर और सारे का सारा अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ हमें AB की वैल्यू मालूम थी जो कि 24 सेंटीमीटर थी। AB की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। ओके, तो AB 0.20 ये आ गया। उसके बाद BD की लेंथ कितनी है, BD की लेंथ आपके पास 12 सेंटीमीटर है या फिर 0.12 मीटर है। तो हमने यहाँ पर 0.12 मीटर्स लिख दिया। तो ये भी हमने मीटर में लिखा है और ये भी हमने मीटर में लिखा है। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल सिंपली गेट 0.16 मीटर्स। ठीक है, ये आपके पास AD की वैल्यू आ गई। अब AD की वैल्यू को हम किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। ये इक्वेशन नंबर 4 है आपकी। यहाँ पर आपने AD की वैल्यू पुट कर दी, BD की वैल्यू आपको पहले से मालूम थी। तो ये दोनों वैल्यूज़ जब हम यहाँ पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास ये इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो हमने अपनी इक्वेशन नंबर 4 को मॉडिफाई कर लिया, उसके अंदर AD की वैल्यू पुट कर दी और इसके अंदर BD की वैल्यू पुट कर दी है। आगे चलेंगे। अब ये tan ऑफ थीटा किसके बराबर था, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर अब tan ऑफ थीटा की वैल्यू पुट कर दें। tan ऑफ थीटा की वैल्यू पुट कर दी है 0.16 ओवर 0.12। दिस शुड बी इक्वल टू mg ओवर f। तो m की वैल्यू हमें मालूम थी 1 × 10 की पावर -4। g की वैल्यू 9.8 होती है और नीचे f एज इट इज़ मौजूद है। तो हमने क्या किया, tan ऑफ थीटा की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए अपनी इक्वेशन नंबर 3 को मॉडिफाई कर लिया। इस इक्वेशन को फोर्स F के लिए सेट करेंगे तो यहाँ से आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 7.4 10 की पावर -4 न्यूटन्स। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। ये फोर्स की वैल्यू अब जस्ट इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करनी है जो हमारा इनिशियल एक्सप्रेशन था, जहाँ पे सिर्फ हमें फोर्स रिक्वायर्ड थी, Q फाइंड करना था जिसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड थी। तो फोर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इस फोर्स को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर देखें हमने फोर्स की वैल्यू को पुट किया
उसको सॉल्व किया तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसका फिर अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, यानी दोनों चार्जेस के ऊपर इतना चार्ज मौजूद है। कुछ बच्चे इसको इस स्टेप पे ला के छोड़ देते हैं तो यहाँ से एक नंबर कट जाता है। इस बात का ख्याल रखना है कि क्यू स्क्वायर नहीं निकालना बल्कि क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 11। जी बेटा, हमारा एग्जाम्पल नंबर 11.3। अब एग्जाम्पल नंबर 11.3 में क्या कहा गया, उसमें हमारे पास एक मेटालिक स्फेयर है। ठीक है, मेटालिक स्फेयर में हमारे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 600 माइक्रो कूलम्स है या 610⁻⁻6 कूलम्स है। ठीक है, इस चार्ज से कुछ फासले पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करें एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर या फिर कि 0.5 मीटर के फासले पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करें। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछा गया कि जिस मेटालिक स्फीयर के अंदर ये पड़ा हुआ है, जिसके मिड में ये पड़ा हुआ है, उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करें। ठीक है, तो उसके लिए हमें डाटा के अंदर डायमीटर दिया गया है। ये डायमीटर है उस मेटालिक स्फीयर का। तो डायमीटर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर्स बन जाएगा और इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ठीक है, तो हमने स्फीयर की सरफेस के ऊपर यानी कि 0.15 मीटर के फासले पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है एंड 0.5 मीटर के फासले पर यानी कि उस स्फीयर से कहीं बाहर कहीं दूर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। पार्ट ए की तरफ चलते हैं। पार्ट ए के लिए हमारे पास क्या था कि इतने फासले पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करें। फार्मूला हमारे पास सिंपल है KQ/R का स्क्वायर। तो इसको हमने R1 कहा था, इसलिए यहाँ पर हमने R1 पुट कर दिया। बस वैल्यूज़ पुट करनी है। K की वैल्यू ये लिखी हुई है, Q की वैल्यू जो हमें दी हुई थी वो पुट कर दी और R की वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी वही हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आराम से निकल आई। सेकेंड पार्ट, स्फीयर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो सरफेस के लिए हमने रेडियस मालूम कर लिया था कि उस स्फीयर का रेडियस कितना है। रेडियस इतना है 0.15 मीटर, यानी कि 0.15 मीटर के फासले पर इसकी सरफेस मौजूद है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर R की ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। बाकी तमाम की तमाम चीज़ें एज इट इज़ आ रही हैं। K की वैल्यू वैसे ही लिखी हुई है, Q की वैल्यू वैसे ही लिखी हुई है, सिर्फ R की वैल्यू चेंज हुई। ठीक है, R की हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और ये वैल्यू पुट करके हमने रिजल्ट निकाला तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये वैल्यू आ गई। दैट इज़ 24 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। अगेन यूनिट्स की इंपॉर्टेंस है, यूनिट्स लाजमी लिखने हैं। 11.5। अब 11.5 एग्जाम्पल में क्या करना था हमें एनर्जी की वैल्यू दी हुई थी 600 जाउल्स और एक चार्ज की वैल्यू दी हुई थी 2 कूलम्स। बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है इसके अंदर, हमने क्या किया, एक चार्ज था उसके ऊपर इतनी एनर्जी अप्लाई कर दी है, उसके ऊपर जब इतनी एनर्जी अप्लाई कर दी तो उसकी वजह से उसका पोटेंशियल कितना हो गया। बट वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना आ रहा होगा। तो सिंपल फार्मूला है V = W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये पोटेंशियल का फार्मूला होता है। तो हम वर्क को U से या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम वर्क करते हैं किसी चार्ज के ऊपर वो उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि W को U से रिप्लेस कर दिया गया। अब यहाँ पर जस्ट आपने U की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज़ 600 जाउल्स, और Q की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज़ 2 कूलम्स। तो 600 जाउल्स डिवाइडेड बाय 2 कूलम्स गिव्स यू 300 वोल्ट्स। वैल्यूज़ को प्लग करना है, बस रिजल्ट निकालना है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। आगे एग्जाम्पल नंबर 11.6। 11.6 में हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं M एंड N। ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में एक चार्ज Q रख दिया गया है। ठीक है, आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ये दोनों पॉइंट्स 3 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। जब चार्ज Q रखा गया तो पॉइंट M का चार्ज Q से फासला 2 सेंटीमीटर आ गया, चार्ज Q का पॉइंट N से फासला 1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आपने पहले पोटेंशियल फाइंड करनी है और पोटेंशियल फाइंड करने के बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले करते हैं Vm निकालते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट M निकालते हैं। पॉइंट M पे पोटेंशियल निकालने के लिए KQ/R फार्मूला है, ठीक है। R को हम क्या लिख रहे हैं, RM लिख रहे हैं, ताकि पता लग सके कि हम M पॉइंट M पर पोटेंशियल निकालने लगे हैं। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट M पर पोटेंशियल फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, K की वैल्यू पुट करें, Q की वैल्यू पुट करें और R की वैल्यू पुट करें। यू विल सिंपली गेट 13.5 10⁵ वोल्ट्स। इसी तरह से अब आपने निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट N। इस चार्ज की वजह से पॉइंट N पर क्या पोटेंशियल है। सो Vn इज इक्वल टू KQ/RN। अगेन यहाँ पर सिर्फ चेंज हो रहा है वो RN चेंज हो रहा है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर K की वैल्यू पुट करें, Q की वैल्यू पुट करें और RN की वैल्यू पुट करें। यू विल गेट 27 × 10⁵ वोल्ट्स। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि Vm माइनस Vn फाइंड करें। तो हमने क्या करना है, Vm में से Vn को माइनस कर देना है। तो Vm में से Vn को माइनस करेंगे, सिंपली यू विल गेट माइनस 13.5 10⁵ वोल्ट्स। तो ये दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो आज के लिए बस यही हमारे 6 एग्जाम्पल्स तक हमने कवर करना था। नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला इससे आगे कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।